हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। माय नेम इज़ दीपक महाजन और आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2024 को जो PSSB क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो जीके वाला पोर्शन रहा था उसमें स्टैटिक जीके के कैसे कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, स्टैटिक जीके के अलावा जियोग्राफी से रिलेटेड सवाल और पॉलिटी से रिलेटेड सवाल जो है या फिर साइंस के जो सब्जेक्ट के सवाल हैं वो आपके किस तरीके से पूछे गए थे। आने वाले एग्जाम के लिए आप अपने और ज़्यादा तैयारी को कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे आप जीके को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ दी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है कि सवाल ये नहीं पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट। यहां पर ये सवाल पूछा है कि हमारे इंडिया में कौन से वाली जो रिवर है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो फ्लो कर रही है उसकी लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कहां पर है। ऑप्शन अगर एनालाइज करेंगे तो गंगा जो है वो हमारी जो है वो ओरिजिनेट करती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बेसिकली देवप्रयाग में दो वाटर स्ट्रीम्स मिलती हैं तुम्हारी आके। एक रिवर को हम बोलते हैं भगीरथी, ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं भगीरथी, दूसरी को हम क्या बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है, भगीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे आके मर्ज करती हैं, ठीक है, देवप्रयाग, उसके बाद जियोग्राफिकली इस पर्टिकुलर नदी को गंगा कंसीडर किया जाता है। लेकिन आपने कुछ एक जीके की किताबों में या कई बार आपने ये पढ़ा होगा कि कई जगह ये लिखा होता है कि गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन रियलिटी क्या है कि गोमुख ग्लेशियर से या गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी ओरिजिनेट करती है वो है भगीरथी। ठीक है, भगीरथी ओरिजिनेट करती है, जो कि असल में जबकि गंगा भगीरथी के बाद जब अलकनंदा मर्ज कर जाएंगी उसके बाद इसको गंगा कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये आ जाता है, तो इसके बावजूद जब ऐसा है कि मेनली हमारी गंगा जब बनी ही देवप्रयाग में रही है तो क्यों कुछ एक जगह पे इसका आंसर गंगोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ है। इसके पीछे वजह ये भी है कि उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड में आज भी गंगा को भगीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए जो भगीरथी का ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये जहाँ से भगीरथी निकल रही है उसी पॉइंट को कंसिडर किया जाता है कि दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ गंगा। लेकिन असल में गंगा जो है वो कहाँ निकलती है तुम्हारी देवप्रयाग में। उसके बाद गंगा हमारे इंडिया में उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होके, छत्तीसगढ़ से होके बाद में जाके बांग्लादेश में एंटर करेगी और लास्ट में जाके अपना पानी जो है वो ड्रेन करेगी। कहाँ पर ड्रेन करेगी? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और जाते जाते सबसे लास्ट में क्या बनाएगी? ये सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बनेगा। ठीक है, और टोटल जो कोर्स की लेंथ रहेगी वो रहेगी 2525 किलोमीटर्स। तो टोटल जो गंगा की लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगले ऑप्शन को अगर हम देखें ब्रह्मपुत्रा को, तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो राइज करती है तुम्हारी चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ये मानसरोवर जो लेक है कैलाश रेंज के पास, उसी वाली लेक के पास में से इसका जो पानी है वो वहाँ से राइज करता है, या ओरिजिन पॉइंट इसका कहाँ है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर में। ठीक है, उसके बाद ये इसकी जो टोटल कोर्स की लेंथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। लेकिन इसका जो मेनली कोर्स है वो जाएगा तुम्हारा सारा का सारा, अगर हम हिमालय देखें तो ऊपर नेपाल से क्रॉस होते होते हमारे इंडिया में ये एंटर करता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ये एंटर करेगा अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरबा से। ठीक है, कहाँ से एंटर करेगा? अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरबा से। फिर अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करेगा, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर नोट डाउन आप कर सकते हो कि जब ये एंटर करता है कहाँ पर? नेपाल में, तो नेपाल में या तिब्बत में, ठीक है, बेसिकली तिब्बत वाले रीजन से जब ये जाएगा तब इसको वहाँ पर यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यारलंग सांगपो बोलते हैं किसको? ब्रह्मपुत्रा रिवर को। और जैसे ही ये रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी तब इसको दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर इसको दिहांग या सियांग बोलेंगे। उसके बाद जब ये असम में एंटर करती है, ठीक है, ध्यान रखना है, जब असम में एंटर करेगी तब इसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है तुम्हारा? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, असम में एंटर करने के बाद इसका नाम हमारा क्या पड़ेगा? ब्रह्मपुत्रा। बाद में जाके जब यही रिवर तुम्हारी बंगाल में जाएगी, ठीक है, यही बंगाल में जाएगी तो बंगाल में यही जब बांग्लादेश जाएगी, ठीक है, बांग्लादेश जाएगी तो बांग्लादेश में इस रिवर को क्या बोला जाता है? जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में क्या बोला जाएगा? जमुना।
ठीक है। तो ओवरऑल सारा का सारा कोर्स हम देखें तो मेनली जो रिवर है अपनी वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही जाती है। तो टोटल कोर्स की लेंथ आल्दो गंगा से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में ये सारा का सारा कोर्स जो है वो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली है 916 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है लॉन्गेस्ट, तो गंगा का ज़्यादा है 916 इसका, तो ब्रह्मपुत्र हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है। अगले को अगर हम एनालाइज करें, जो अगला हमारा ऑप्शन है यमुना रिवर, तो यमुना जो है वो गंगा की खुद की ट्रिब्यूटरी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और ऑब्वियसली जो ट्रिब्यूटरी होगी उसका कोर्स ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है। मेन कोर जो रिवर है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। यमुना की जो टोटल लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर, गंगा से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज जगह है वहाँ पर है संगम। ठीक है। संगम में जाके गंगा और तुम्हारी यमुना जो है वो आपस में मर्ज करती हैं रिवर्स। ठीक है। तो 76 हो गया, गंगा से कम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इग्नोर हो गया। बचा तुम्हारा लास्ट में सतलुज। अगर सतलुज के कोर्स की बात करें तो सतलुज का टोटल जो कोर्स है वो है 1450 किलोमीटर। ठीक है। 1450 किलोमीटर है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये करेगी ओरिजिनेट राक्षसताल से। राक्षसताल भी मानसरोवर के पास है। ठीक है। तिब्बत से ओरिजिनेट करेगी। अब ध्यान रखना है हमारा जो जब रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो इंडस होगी, सतलुज होगी और ब्रह्मपुत्र, तीन मेजर रिवर है जिनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है तुम्हारा कैलाश रेंज के पास तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है। यहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये राक्षसताल से। ठीक है। उसके बाद ये एंटर करेंगे तिब्बत के बाद ये एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद एंटर करेंगे पंजाब, और पंजाब के बाद ये एंटर करती है पाकिस्तान। ठीक है। अब पंजाब में ब्यास भी इनके साथ मर्ज होगी, और वही ब्यास और सतलुज आगे जाके कहाँ एंटर करती है? पंजाब में, और लेटर ऑन बाद में जाके सतलुज ने ही किसके साथ मर्ज कर जाना है? चिनाब रिवर के साथ। और उसके बाद जब तुम्हारी सतलुज और चिनाब आपस में मर्ज कर जाती हैं, उसके बाद इसी रिवर को हम बोलते हैं पंजनाद। ठीक है। इस रिवर को हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकली पंजनाद। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 1450 किलोमीटर टोटल लेंथ है। उस 1450 किलोमीटर में इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर का इसका कोर्स है। ठीक है। तो गंगा से इसका भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर क्या होगा? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया क्या आ गया तुम्हारा? गंगा। सवाल अगर ऐसा आ जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो आंसर हमारा ब्रह्मपुत्र होता। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या रहेगा इसका? गंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ठीक है। इनमें से कौन से वाला सबसे लंबा है? हॉट डेजर्ट। अब डेजर्ट की बात करें तो बेसिकली डेजर्ट एक ऐसी जगह को बोलते हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम बारिश हो। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बारिश नहीं हो रही। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही वहाँ पर क्या होगा? प्लांटेशन देखने को नहीं मिलती। ठीक है। वहाँ पर फ्लोरा जो है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी नहीं होती। ठीक है। वहाँ पर कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी। वहाँ पर बेसिकली आपको प्लेन मैदान मिलेगा जिसमें बेसिकली क्या मिलेगा? तुम्हें रेत मिल सकती है। ठीक है। अब डेजर्ट दो कैटेगरी के होंगे। कई लोगों को ये लगता है कि डेजर्ट अगर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में बेसिकली आपको रेत ही मिलेगी। डेजर्ट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बारिश नहीं हो रही। तो हमारे डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होगा हमारा कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हमारा हॉट डेजर्ट। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है मैदान तुम्हारा प्लेन, कोई प्लांटेशन वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। ठीक है। जैसे हमारा लद्दाख वाला हो गया रीजन। ठीक है। गोबी है मंगोलिया में। ठीक है। हॉट डेजर्ट जो है दूसरे वाली साइड पे एक ऐसी जगह जहाँ पर दिन के टाइम बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को अपने को मिल सकता है। वहाँ बेसिकली तुम्हें क्या मिलेगी? सैंड। ठीक है। वहाँ पर एरिड सॉइल मिलेगी तुम्हें। ठीक है। तो जो कोल्ड डेजर्ट होंगे वहाँ बेसिकली बर्फ़, और जो तुम्हारा हॉट डेजर्ट होंगे वहाँ बेसिकली अपने को क्या मिलेगा? रेत मिलेगी। अब यहाँ पर पूछा है स्पेसिफिकली हॉट डेजर्ट। ठीक है। हॉट डेजर्ट। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो क्या है? सहारा। वो ऑब्वियसली सहारा है, लेकिन केवल एक कैटेगरी और वो है हॉट डेजर्ट। अगर यहीं पर आपसे सवाल ये पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डेजर्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, तो आंसर हमारा बनता अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की अगर बात करें तो अंटार्कटिका का टोटल जो एरिया है वो है 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ठीक है। 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल किसका एरिया है? अंटार्कटिका का। आर्कटिक दूसरा सबसे बड़ा है जिसका जो एरिया है वो है 5.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ठीक है। सहारा की अगर बात करें जो हमारा सहारा है उसका जो एरिया है वो है 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ठीक है। मिलियन स्क्वायर माइल्स 3.6 एरिया है। ठीक है। थार की अगर बात करें तो थार का भी ज़्यादा नहीं है, 19,990
स्क्वायर माइल्स, ठीक है। थार जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा है, इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का अगर पूछेंगे तो कौन आएगा हमारा, थार, ठीक है। तो आर्कटिक जो है तुम्हारा आर्कटिक जो है वो तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा है, अंटार्कटिका सबसे बड़ा है, सहारा तीसरे नंबर पर है, और सहारा के बाद भी तुम्हारा और आएगा तुम्हारा जैसे अराबिया का गल्फ है तुम्हारा, ठीक है। अराबियन जो डेजर्ट है उसकी जो अराबिया की अगर बात करें तो अराबिया का एरिया भी है 2.33, ठीक है, मिलियन स्क्वायर माइल्स, ठीक है। फिर तुम्हारा कालाहारी आएगा अफ्रीका का, ठीक है। गोबी है मंगोलिया में। ये कुछ एक डेजर्ट है जो आपको कैटेगरी बना के आपको याद करने पड़ेंगे, किनके 7 या 8 टोटल हमारे पूरे वर्ल्ड में डेजर्ट है, ठीक है। अंटार्कटिका सबसे बड़ा है, आर्कटिक सेकंड नंबर पे है, फिर हमारा बनेगा सहारा, ठीक है। और सहारा के बाद फिर अगले आ जाते हैं तुम्हारे अरब, और उसके बाद आ जाएगा कालाहारी, ठीक है। इंडिया में ध्यान रख रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ है, थार बेसिकली कहाँ पर है, राजस्थान में। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा कि हॉट कौन से वाला है, तो अंटार्कटिका आपको पता है कि पोलर रीजन में है, आर्कटिक भी हमारा पोलर रीजन में है, वो साउदर्न रीजन में है, ये हमारा नॉर्थ पोल के पास है। तो ये दोनों जो हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा होने की वजह से ये कोल्ड डेजर्ट कंसीडर किए जाते हैं, जबकि जो सहारा है वो है अफ्रीका में, बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। सो सहारा और जो थार है तुम्हारे ये हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में है। तो ऑब्वियसली हमारा जो हॉट डेजर्ट हुआ वो सबसे बड़ा कौन सा हुआ तुम्हारा, सहारा। तो अगर सवाल आया, हॉट डेजर्ट तो करना है सहारा, सवाल आया कि लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो अंटार्कटिका। चाहे वो कोल्ड वाला पूछ ले आपसे, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा सिंपल पूछ लें, क्योंकि सिंपल भी पूछा तब भी अंटार्कटिका, और अगर कोल्ड स्पेसिफिकली मेंशन किया है तब भी आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका। लेकिन अगर हॉट आ गया तो उसमें आंसर तुम्हारा चेंज होके क्या हो जाएगा, आंसर सहारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज जीएसटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। जीएसटी आज सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल आया था ये पेपर में कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितनी भी गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेज लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेज ऐसा होता है कि जब आपने कोई चीज़ किसी से खरीदी, ठीक है, आपने कोई, जैसे मान लो आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको कोई गुड्स दी, ठीक है, मान लो 100 रुपये की उसने दी, तो इस 100 रुपये की गुड के ऊपर अगर मान लो 10% टैक्स है तो वो आपको वही वाली चीज़ कितने की देगा, 110 रुपीज़। 110 रुपये में जो आपने किसको दिए, आपने जो शॉपकीपर को 110 रुपये दिए, उसमें से शॉपकीपर अपने पास 100 रुपीज़ रखता है और बाकी जो रिमेनिंग 10% है वो उसको डिपॉजिट करवा देता है, किसके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये एक ऐसा टाइप का टैक्स होता है जिसमें आप अपना जो टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, आप पहले जो रिटेलर है, ये जो शॉपकीपर है, ये कोई जो पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है, पहले आप उसको दोगे और उसके बाद फिर वो आगे जाके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाएगा। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते थे, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जितनी आपकी टोटल इनकम है उसको आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाके ऑनलाइन साइट पे जाके भर दो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी थे उन सबको सबमर्ज कर दिया गया, ठीक है, बाई 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान में जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया हमने, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। मेन फीचर की बात करें तो जितने भी ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट को जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के सेल और परचेज के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, ठीक है, वो हम देंगे शॉपकीपर, वो आगे जाके किसी और को सबमिट करवा देगा। दूसरा, वन नेशन वन टैक्स की रिजाइम के अंडर आता है ये, ठीक है। एक मिशन है हमारा, एक रिजाइम है जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। पहले बहुत सारे टैक्सेज होते थे जिसको हम वैट बोलते थे, ठीक है। तो वैट जो होता था वो उसमें वैट जो है वो लंबा टॉपिक है, इकोनॉमी क्लासेज में कभी डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या होता था कि हर एक स्टेज पे जब तुम अपनी कोई किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाते थे, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज़ ली, ठीक है, आपने क्या किया कि एक पहले कॉटन लिया, ठीक है। कॉटन जब एक फैक्ट्री वाले के पास जाएगा, मान लो कि एक कॉटन है, तो वो कॉटन जो फार्मर है उसने एक फैक्ट्री वाले को कॉटन को बेच दिया, ठीक है। तो उस वक्त 100 रुपये का वो उसने बेचा उसको, ठीक है। बाद में जाके जो फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री वाले ने उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो 100 रुपये का कॉटन लिया था उसको अब वो 200 रुपये के थ्रेड में बेचेगा। अब 200 में जो उसने वैल्यू ऐड की 100 रुपीज़, ठीक है, 200 में जो 100 रुपीज़ ऐड किए उसके ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है। बाद में जाके उसी थ्रेड को किसी और फैक्ट्री में जाके उसी
थ्रेड का क्या बनेगा, क्लॉथ। तो जो 200 रुपये का थ्रेड था वही वाला 200 रुपये का थ्रेड अब अगर मान लो 300 रुपये के क्लॉथ में अगर बिक रहा है तो जो 100 रुपये उसकी और वैल्यू ऐड हुई उसके ऊपर फिर से टैक्स लगता था, ठीक है। बाद में जाके यही जो क्लॉथ है वो एज अ वीयरिंग, या फिर मान लो कि आप कोई जैकेट खरीद रहे हो, आप कोई शर्ट खरीद रहे हो या आप कोई सूट खरीद रहे हो, तो वही वाले कपड़े का यूज किया जाएगा। तो जो 300 रुपये का कपड़ा था उससे बाद में जाके जब वीयरिंग बनी तो वो कितने की बनेगी, मान लो 800 रुपये की शर्ट बनी उससे, ठीक है। तो वैल्यू ऐड कितनी हुई इसमें, 300 से ऐड होती है कितनी, 500। तो जो 500 वैल्यू ऐड हुई उसके ऊपर फिर से टैक्स लगता था। इस वाले टैक्स को बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट में किसी गुड्स के ऊपर वैल्यू ऐड होती रहती थी वैसे वैसे टैक्स ऐड ऑन होता रहता था। लेकिन जो जीएसटी है, जीएसटी में ऐसे हर स्टेज के ऊपर टैक्स नहीं लगता। तीसरा फीचर ये है कि इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि पीछे जितनी भी वैल्यू ऐड होंगी वहां पर इसका क्या होगा, उन सारी की सारी जगह पे टैक्स नहीं लगेगा। डायरेक्ट जो शॉपकीपर है वो लास्ट जो स्टेज होगी उस लास्ट स्टेज के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। दो टाइप के टैक्स बेसिकली देखने को मिलेंगे। एक होता है तुम्हारा CGST और दूसरा होगा तुम्हारा स्टेट GST, ठीक है। एक हिस्सा तुम्हारा स्टेट का, एक तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, ठीक है। स्लैब की अगर बात करें तो टोटल जीएसटी में फिलहाल जो हमारे पास स्लैब है वो है 0% है, ठीक है, 5% है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये कुछ एक टैक्स स्लैब है जीएसटी में, ठीक है। अब कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो डील करता है आर्टिकल नंबर 279A। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का बेसिकली काम क्या है, ये डिसाइड करना, जो कि आए दिन न्यूज़ में रहती है। आप देखोगे अभी रिसेंटली इस वीक भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, ठीक है। क्यों निर्मला सीतारमण न्यूज़ में रहे, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन रहेंगे या जो हेड रहेंगे वो रहेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो बेसिकली बोले जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं और इन्हीं का काम क्या होता है, ये डिसाइड करना कि तुम्हारा गुड्स और सर्विसेज में कौन से वाली गुड्स में कितना जीएसटी लगना है और कौन से वाली सर्विसेज में कितना जीएसटी लगना है। बेसिकली कौन डिसाइड कर रहा है, जीएसटी काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये, ठीक है। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तो उस वाले टाइम पे इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है, कि जीएसटी काउंसिल में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये, ठीक है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि जीएसटी हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जीएसटी से भी फुल फॉर्म से सवाल आ सकते हैं, जीएसटी काउंसिल से बहुत बार सवाल आते हैं। तो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से जब भी आप जीएसटी पढ़ो तो काउंसिल पक्का पढ़ना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द नेम ऑफ द पीरे कारदीन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है। पीरे कारदीन तुम्हारे लास्ट जो तुम्हारी 20th सेंचुरी है उसके एक बहुत ज़्यादा फेमस फैशन डिज़ाइनर थे, ठीक है। तो फैशन वाली फील्ड में पीरे कारदीन का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। जो भी तुम्हारे फेमस पर्सन एंड पर्सनैलिटीज़ है उसमें चाहे तुम्हारी पेंटिंग होगी, पेंटिंग से बहुत सारे नाम एसोसिएटेड है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग से एसोसिएटेड है, अविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग से एसोसिएटेड है। अविंद्रनाथ टैगोर की तो बहुत ज़्यादा पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे भारत माता की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, शाहजहाँ की पासिंग ऑफ शाहजहाँ टाइटल है, ठीक है, वो पेंटिंग उन्होंने बनाई, ठीक है। एक और नाम इनमें याद रखना है, पेंटिंग में एक और कर सकते हो आप याद, अमृता शेरगिल, ठीक है। अमृता शेरगिल से एक सवाल ये आ चुका है पहले पेपर में कि हु इज़ नोन एज फरीदा काहलो, हु इज़ नोन एज फरीदा काहलो ऑफ इंडिया। फरीदा काहलो ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है, ठीक है। फरीदा काहलो जो है वो तुम्हारी एक मैक्सिको की, ठीक है, मैक्सिको की एक फैशन डिज़ाइनर थी, बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर है। तो उनके से रिलेट करके अमृता शेरगिल को बोलते हैं कि वो हमारे इंडिया की पेंटर, ठीक है। अमृता शेरगिल को बोलते हैं कि जो फरीदा काहलो है, ठीक है, उनको रिजेंबल करते हैं। जैसे जब समुद्र गुप्ता की बात करें, इस बार सवाल भी आया तुम्हें, हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो टाइटल्स दिए जाते हैं किसी को, ये टाइटल का एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में जो टाइटल दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्सनस एंड पर्सनैलिटीज़, तो पीरे कारदीन नाम याद रखना है किसके साथ रिलेटेड है, तुम्हारा फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में एक दो और नाम लिख सकते हो आप, अलेसेंद्रो मिचेल, ठीक है, अलेसेंद्रो मिचेल काफ़ी फेमस नाम है। इसके बाद दोनातेला बरसेकेस, दोनातेला,
वर्सेकेस वर्सेकेस, मोरे मारे जैकोब, मारे जैकोब, ठीक है। ये कुछ एक फेमस नाम है, किससे, फैशन डिजाइनिंग से। वो बाकी इंडिया वालों के तो आपको मनीष मल्होत्रा वगैरह उन सब के नाम तो आपको पता होंगे। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ एक नाम है किससे रिलेटेड, तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग से, ठीक है। बाली बदियामी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। बाली बदियामी जो है वो तुम्हारा सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटका में, ठीक है। बेसिकली फेस्टिवल कहाँ का है, कर्नाटका का। यहाँ एक कहानी आती है तुम्हारी, एक राक्षस था जिसका नाम था तुम्हारा बाली, ठीक है। एक राक्षस था, डीमन बोलेंगे इसको, ठीक है। बोलते हैं कि त्रेता युग में बाली जो था तुम्हारा, बाली यहाँ पर रूल करता था, एक बहुत बड़ा राजा था ये। लेकिन उसका जो उसकी देवताओं के साथ कुछ खास बन नहीं रही थी, इंद्र को उसने हरा दिया था। तो जो जितने भी सारे के सारे गॉड्स हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं उससे उनसे हेल्प मांगने के लिए कि जो बाली है उसका प्लीज़ जैसे तैसे करके उसको हराओ, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं लड़ाई नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, बोले कि मैं कोई और तरीका निकालता हूँ बाली को हराने का या बाली को चुप कराने का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने फिर अपना लिया 5वां अवतार, ठीक है। 5th इनकारनेशन हुआ उनका बामण के रूप में, ठीक है। बामण, ठीक है। बामण एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बोना या ड्वार्फ, ठीक है। तो बामण अवतार लिया, एक ब्राह्मण बनते हैं, वो एक ब्राह्मण भिक्षु बनते हैं, ठीक है। जो बाली था आल्दो राक्षस था लेकिन बहुत ज़्यादा यज्ञ करवाता था, और जब भी यज्ञ होता था, एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा था एक दिन वो, उसने बोला कि यज्ञ में जो भी सारे के सारे ब्राह्मण आएंगे, जो भी भिक्षु आएंगे, मैं किसी को खाली हाथ या फिर किसी को भी मैं जो कुछ मांगेगा मैं सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो जैसे ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचते हैं, एक बौने कद के एक ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो क्या करता है, वो उनको बोलता है कि आप मांगिए कि आपकी क्या इच्छा है, ठीक है। वो कि आपको सोना चाहिए, घोड़ा चाहिए, चांदी के सिक्के चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, जो चाहिए मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। तो वो बामण अवतार क्या कहते हैं कि मेरे को 3 कदम की ज़मीन चाहिए, ठीक है। 3 गज ज़मीन चाहिए जिसमें अपने मैं 3 कदम रखूँ, मेरे को उतनी ज़मीन चाहिए, ठीक है। बड़े हंस के वो बोलते हैं बस इतनी सी डिमांड, बोले कि चलो ठीक है, आपको दी, आपको स्वीकार करी मैंने आपकी ये डिमांड की, आप अपने 3 कदम अपना करिए शुरू, मैं आपको ज़मीन दे दूंगा। होता क्या है कि भगवान विष्णु फिर उसके बाद अपना एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अवतार लेते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा जो अपना साइज़ है उसको बढ़ा लेते हैं। पहले कदम में वो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर अपना पैर रख देते हैं, पूरी की पूरी अर्थ उनको ग्रांट करनी पड़ती है। दूसरे पैर में अर्थ से लेके पूरे यूनिवर्स तक का जितना भी सारा का सारा एरिया है उस सारे के सारे एरिया को लांग देते हैं, तो पूरा यूनिवर्स उन बामण अवतार का हो जाता है। तीसरे में जब कोई जगह नहीं बचती तो वो फिर बाली के पास जाते हैं कि तुम्हारा जो वचन है ये पूरा नहीं हुआ भी, मेरे केवल 2 कदम रखे, मेरे को तीसरे कदम में बताओ। तो बोलते हैं कि तीसरे कदम में उसने बोला कि आप मेरे सर के ऊपर अपना तीसरा कदम रख दीजिए, मैं भी आपका ही उसके बाद सेवक बन जाऊंगा। तो बोलते हैं कि जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर कदम रखा तो वो चले जाते हैं कहाँ पर, जैसे पैर रखा उसके बाद इनकी बाली की ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ को, पाताल लोक को, ठीक है। उसके बाद इनको पाताल लोक का राजा बना देता है, इनको पाताल लोक का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। कि अब से तुम्हारी जिम्मेवारी है इनको पाताल लोक को गाइड करने की, ठीक है। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि उन्होंने उनके साथ एक प्रॉमिस किया कि फिर भी तुम हर साल में एक बार तुम भूलोक या फिर तुम वापिस आ सकते हो, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, ठीक है। पाताल लोक में जाने के बाद साल में एक बार तुम वापिस आ सकते हो। अब जिस दिन बोला था कि जिस दिन ये वापिस आएंगे उसी दिन कर्नाटका में मनाया जाता है बाली पद्यामी फेस्टिवल, ठीक है। तो ध्यान रखना है बाली पद्यामी, वो सुग्रीव बाली वाली बाली नहीं है, ये बाली जो है ये असल में, ये आपने प्रहलाद की अगर कहानी सुनी होगी तो जो प्रहलाद थे, प्रहलाद के ग्रैंडसन है ये, ठीक है। प्रहलाद भी एक राक्षस थे जिसमें नरसिंह अवतार इन्होंने लिया था भगवान विष्णु ने, उनके जो ग्रैंडसन है, कौन है ग्रैंडसन, तुम्हारे बाली, ठीक है। ये जब वापिस आते हैं भूलोक में, तो जिस दिन वापिस आते हैं ये, उस दिन को बहुत हर्षोल्लास से कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बाली पद्यामी फेस्टिवल्स, ठीक है। आई होप आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। आपने देखा होगा बेसिकली जो भी हमारा पानी आता है वाटर सप्लाई की चेन में, उसमें कभी कभी क्लोरीन ऐड किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का बेसिकली फायदा क्या है, पहली चीज क्लोरीन जो है वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, एल्गी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। बेसिक काम क्या है इसका, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना।
ठीक है। दूसरा जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनका भी जो पॉल्यूटेंट है उनका काफ़ी हद तक जो क्लोरीन है उन सब का इफेक्ट क्या कर देता है, क्लोरीन कम कर देता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा हार्डनेस के बारे में, तो हार्डनेस को रिमूव नहीं करते। ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या हुआ, जब भी तुम्हारा अगर नॉर्मली H2O में अगर तुम्हारे कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट मौजूद हो या कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस अगर पानी में मिले तो उस पानी को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। ठीक है। तो हार्ड वाटर को ठीक करने के तरीके अलग हैं, जैसे तुम टेम्परेरी जो हार्डनेस है वो बॉइलिंग से भी चली जाती है। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस करके एक प्रोसेस है। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस के अलावा अगर बात करें तो हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड भी है। ठीक है। एक वाइन सॉफ्टनिंग भी होता है, एक अलग अलग टेक्निक है, लेकिन क्लोरीन से हार्डनेस नहीं जाती। ठीक है। क्लोरीन से जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो रिमूव नहीं होते। ठीक है। तो जो हार्डनेस है वो किसी और तरीके से रिमूव होगी, क्लोरीन से नहीं होगी। क्लोरीन से हाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह है जो हार्मफुल है हमारे लिए उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 and 3 ओनली। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 and 3। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। अब यहाँ पर पता नहीं किसने ये 21 इसका आंसर कर दिया। ठीक है। इससे ज़्यादा आसान मेरे हिसाब से अगर जियोग्राफी में ऐसा सवाल आया इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। ठीक है। बचपन से एक चीज़ हम कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 78%। ठीक है। नाइट्रोजन 78% है, 21 जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है। पता नहीं किसने ये ठीक किया है। ठीक है। इतना सिंपल सवाल को बहुत जल्दी जल्दी में आंसर क्या कर दिया है, 21%। आंसर इसका क्या है रियलिटी में, 78%। 78 सबसे ज़्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सवाल बनेगा एक आपसे मुश्किल सवाल, मैं बताता हूँ क्या आ सकता है आपसे। कई बार सवाल, ये बहुत बार ये सवाल आता है कि इन पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है तुम्हारे या ये जो तुम्हारे एलिमेंट है गैसेज है इनकी अरेंज करो इनको ऑर्डर में। ठीक है। जैसे सबसे पहले बोलते हैं सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, दूसरे पे सबको पता है कि ऑक्सीजन है 21%। सवाल यहाँ पर ये आएगा कि अब तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी। ठीक है। तो तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाले में कंफ्यूजन होगा। एक होती है तुम्हारी आर्गन और दूसरी होगी तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्डर कभी भी आपको ये ऑर्डर मिलेगा कि इनको इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करो तो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक में आर्गन पहले लिखा होगा, एक में कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिखा होगा, उसके बाद आर्गन लिखा होगा। अब मैक्सिमम लोग जो है वो बचपन से हम क्या रटे जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 21% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% और बाकी 1% जो है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन का जिक्र कहीं होता ही नहीं है, जबकि असल में अगर मैं तुम लोगों को परसेंटेज बताऊं तो आर्गन की परसेंटेज है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑन दी अदर हैंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी परसेंटेज है 0.04 ओनली। ठीक है। तो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, आर्गन की। कार्बन डाइऑक्साइड की उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कम है। ये सवाल बहुत बार आ चुका है और बहुत सारे लोग एक बहुत सिंपल सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन की, फिर तीसरे नंबर पे आर्गन की और फिर हमारी कहीं जाके कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ठीक है। बाकी बचे तुम्हारे वाटर वेपर। ठीक है। तो वाटर वेपर की परसेंटेज वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, बाकी तुम अप्रॉक्सीमेटली 0.4% ले सकते हो। ये डिपेंड करता है, जैसे पोलर रीजन में चले जाओ तो वहाँ पर तुम्हें वाटर वेपर बहुत कम मिलेंगे, जबकि तुम इक्वेटोरियल में जाओ जहाँ अगर ये ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, ये टाइम टू टाइम भी वेरी करेंगे। रात के टाइम ह्यूमिडिटी कुछ और, दिन के टाइम ह्यूमिडिटी कुछ और, गर्मियों में ह्यूमिडिटी कुछ और सर्दियों के टाइम ह्यूमिडिटी कुछ और। तो ह्यूमिडिटी या फिर जो वाटर वेपर है उनकी परसेंटेज वेरी करेगी, जबकि इनकी नियरली फिक्स है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आल्दो सोचो बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, उसके बावजूद हम इसको एक क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट की तरह कंसीडर करते हैं। गलती से जैसे इसकी 0.04 से इसकी अगर 4% होगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है। कौन से वाली सिटी को सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं, तो यहाँ भी आंसर इसका सही क्या है, सैन फ्रांसिस्को। अब ये कंफ्यूजन करते हैं पेपर में। ठीक है। ये मैंने बहुत सारे इस बार स्टूडेंट्स का देखा, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि पहले हमने सैन फ्रांसिस्को आंसर करा, लेकिन बाद में जाके अपने को पता लगा कि सैन फ्रांसिस्को में तो एक ब्रिज है। ठीक है। और ब्रिज तो गेट हुआ नहीं, तो हमने सोचा कि मे भी इस्तानबुल को बोलते होंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम सबने क्या किया, पहले सैन फ्रांसिस्को किया, फिर बाद में कन्फ्यूज होकर काट करके इस्तानबुल किया। सही आंसर इसका सैन फ्रांसिस्को ही है। सैन फ्रांसिस्को क्यों बोलते हैं, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में क्या है, गोल्डन गेट ब्रिज। ठीक है। बहुत सारी मूवीज में आपने इस वाले ब्रिज को देखा होगा।
ठीक है। गोल्डन गेट अभी मैंने फोटो नहीं डाली है यहाँ पे, अदरवाइज दिखाता। आपने देखा बहुत सारी मूवी में एक सस्पेंडेड है, ठीक है, एक बहुत लंबा सा ब्रिज है। कभी भी कोई सुनामी या कोई अर्थक्वेक किसी मूवी में आए तो सबसे पहले इसी ब्रिज को तोड़ा जाता है। सैन फ्रांसिस्को में इसकी एक बार फोटो देखना, आप सबने कभी ना कभी जिंदगी में इस ब्रिज का पक्का फोटो देखा होगा, ठीक है। अब इस ब्रिज को बोला जाता है गोल्डन गेट। अब जब इसकी फोटो देखोगे ना, आप बोलोगे गोल्डन कलर का तो है ही नहीं, तो इसको गोल्डन गेट ब्रिज क्यों बोलते हैं? इसके पीछे वजह ये है कि वहां पर सैन फ्रांसिस्को में एक है तुम्हारी सैन फ्रांसिस्को वे, ठीक है, वे है सैन फ्रांसिस्को, और फिर इधर है तुम्हारा सारा का सारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन और सैन फ्रांसिस्को बे को एक बहुत ही ज़्यादा नैरो वाटर बॉडी जोड़ रही है आपस में। ध्यान रखना है, कभी भी कोई नैरो वाटर बॉडी अगर दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रही होती है, उस नैरो वाटर बॉडी को बोला जाता है स्ट्रेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। जैसे हमारे इंडिया और जो श्रीलंका है उसके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि इधर अराबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अब ये जो तुम्हारी स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को बोला जाता है गोल्डन गेट स्ट्रेट, ठीक है, इसको बोला जाता है गोल्डन गेट स्ट्रेट, और इसी के नाम से बाद में जाके गोल्डन गेट ब्रिज का नाम पड़ा, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर है ये? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। लिस्बोन जो है, अगर लिस्बोन की बात करें तो ये पोर्तुगल की कैपिटल है, ठीक है, इट इज़ दी कैपिटल ऑफ पोर्तुगल या पुर्तगाल, ठीक है। इसको वहाँ के कुछ लोग इसको द लिटिल पेरिस भी बोलते हैं, लेकिन लिटिल पेरिस का टाइटल बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ को दिया गया है, इसलिए ये जो टाइटल है तुम्हारा यहाँ पर लिखना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। इस्तांबुल बात करें तो इस्तांबुल तुम्हारी तुर्की की सिटी है, ठीक है, इट इज़ दी लार्जेस्ट सिटी ऑफ तुर्की, ठीक है। ये बोलो कि तुर्की की सबसे बड़ी सिटी है कौन से वाली? तुम्हारी इस्तांबुल, ठीक है। कैपिटल की बात करें तो तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा, ठीक है, कैपिटल है तुर्की की अंकारा, ठीक है। जबकि अंकारा इज दी सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ तुर्की, तुर्की की सबसे बड़ी सिटी है तुम्हारी कौन? इस्तांबुल, सेकंड लार्जेस्ट है अंकारा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें दुबई की, तो दुबई सबको पता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आता है दुबई, ठीक है। इसके लिए है तुम्हारे टाइटल्स, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोला जाता है पर्ल ऑफ द गल्फ, पर्ल ऑफ द गल्फ, पर्ल ऑफ द गल्फ इसको बोलते हैं। इसके अलावा पर्ल ऑफ द गल्फ के अलावा ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको, ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इसके लिए टाइटल है। अब यहाँ पर ना कई बच्चों का सवाल ये आता है कि सर इनको बोलते क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये जो सिटी ऑफ गोल्डन गेट है या पिंक सिटी है या सिटी ऑफ दिस, सिटी ऑफ दिस, ठीक है, ये जो सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स, इन चीज़ों को बोला क्या जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इन चीज़ों को बोलते हैं हम सॉब्रिक्यूट्स। स्टैटिक जीके में का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सॉब्रिक्यूट्स, ठीक है। तो सॉब्रिक्यूट्स के नाम से आप इन सबको सर्च कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी टेबल मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड के। सॉब्रिक्यूट्स ऑफ इंडिया एक अलग टेबल बनेगा, सॉब्रिक्यूट्स ऑफ वर्ल्ड वो एक अलग टेबल बनेगा, ठीक है। वहाँ पर जाके आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पॉलिटी की क्लासेज में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम कभी भी करेंगे तो सबसे पहले बात ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की आती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली इट इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट का वकील, ठीक है। ही इज़ द एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मान लो कि जैसे आपका कोई केस हो गया, ठीक है, या मेरा कोई केस हो गया, तो हम एक प्राइवेट वकील हायर करेंगे, वो प्राइवेट वकील हमारे बिहाफ में जाके आगे केस लड़ेगा। लेकिन अगर बात यहाँ पर करें हम गवर्नमेंट की, कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन इनेक्ट की, जैसे उन्होंने कोई भी चीज़ की, जैसे तो रिसेंटली उन्होंने आर्टिकल 370 जब रिमूव किया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट के इस लेजिस्लेशन के खिलाफ अपील कर दी, ठीक है। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 जो रिमूव करने का प्रोसीजर था वो मे भी कहीं ना कहीं से गलत था, कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो उनको उस वक्त गवर्नमेंट को जो डिफेंड करने आता है, गवर्नमेंट को जो डिफेंड करने आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑन ऑल दी लीगल मैटर, जितने भी लीगल मैटर होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सिंपल से रखो, सरकार का कोई भी अगर केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए तो कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उन सारे के सारे लीगल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है। वो लॉ से रिलेटेड जितने मैटर होंगे कौन एडवाइस करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
दूसरा, जितने भी इंडिया के सारे कोर्ट्स हैं उन सारे के सारे कोर्ट्स में ऑडियंस का अधिकार है इनके पास। ये किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर जाके बैठ के देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग कैसे कैसे हो रही है। हिज टर्म एंड ऑफिस एंड रेमुनेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। जब आप टेन्योर की बात करेंगे तो टेन्योर में एक चीज़ लिखी होगी, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई मैक्सिमम एज या मिनिमम एज नहीं है। कौन है तुम्हारा? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और पावर ये है कि ही हैज़ दी पावर टू सिट इन ऑल दी प्रोसीडिंग, सिट एंड वॉच ऑल दी प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, केवल बैठना ही नहीं, वहाँ पर जाके पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग रहेंगी उन प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ऊपर वाली सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सारा का सारा सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ और जीके के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप अपनी तैयारी और अच्छे से करिए, जीके को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, बेसिकली स्टैटिक जीके के लिए अलग टाइम होना चाहिए, करंट अफेयर के लिए डेली टाइम होना चाहिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट अपने जो आपकी कमांड जिसके ऊपर है वो कमांड को कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या कैसे कम करना है, जिसकी स्ट्रॉन्ग करनी है उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए, और जिसके लिए आपकी जो कमांड है, ठीक है, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको ज़्यादा देना है। जहाँ पर आपकी कमांड कुछ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, तो या बहुत अच्छी है, तो उस वाली जगह पे आप अपना टाइम जो है वो कम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज करना है, और बेटर क्या है कि हर दिन अपने जीके को थोड़ा थोड़ा सीख के धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर था। ठीक है, जीके वाला जो पोर्शन था पी ट्रिपल एस बी का बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, हर साल आता रहता है ये। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो है वो स्ट्रॉन्ग करते रहें, धीरे धीरे करके आपका सारा का सारा जो जीके है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपको लगने लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।